गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 प्राइमरी लेवल या प्राथमिक स्तर का पेपर है आपका। चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास वाले पोर्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सीटेट और यूपीटेट में डिफरेंस क्या होता है आपका। जो यूपीटेट का पेपर होता है आपका वो आपका मेमोरी लेवल का पेपर होता है, जो आप पढ़ के जाएंगे, जो आप रट के जाएंगे, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन सीटेट का पेपर कैसा होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल का होता है। यहाँ पर जो आपके बेस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्वेश्चन उन्हीं के बेस पर होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर लगाना है अपना, उन क्वेश्चन पर ध्यान देना है, उनको सही से पढ़ना है, उसके बाद उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पर आपके कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरह के पूछे जाते हैं। तो जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे कि वो वहाँ पर क्या कहना चाह रहा होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट के पोर्शन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास में क्या है, जो आपका बच्चे का जो डेवलपमेंट का टाइम है, जो पीरियड है, जो जो ऑपरेशन करना सीखते हैं बच्चे। और पेडागोजी का मतलब क्या होता है, जब हम बच्चे को किस तरह बच्चों को हमको समझना है। चलिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कौन सा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है। बाकी आपको मालूम, पहला आपका प्रीनेटल स्टेज, इसमें तो हो नहीं सकता है आपका। ठीक है। और मध्य बाल्यावस्था जो आती है, तो वहाँ पर प्रारंभिक में बच्चा वहाँ पे सीखा होता है, तो उसको आगे और ज़्यादा डेवलप करता है। किशोर अवस्था में बालक पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, तो वहाँ पर तो सब कुछ सीखा होता है। अब अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं, उनको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला आपका पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल, दूसरा आपका परंपरागत कन्वेंशनल, तीसरा आपका उत्तर परंपरागत स्तर, इसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, यहाँ पर लगाना है आपको दूसरा वाला, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये आपका उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में जो दो सोपान दिए उन्होंने, एक दिया पहला सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, बोलते हैं इसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। दूसरा है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन ए टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो एग्जाम्पल किसका है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान या शिक्षण के दौरान शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। तो ये आपका है जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात। ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न आपका, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा पद्धति प्रभावशाली है। तो यहाँ पर आपको पहला वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा या डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 5वां प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑन देयर थिंकिंग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा लेव व्यगोत्स्की, या दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो व्यगोत्स्की का सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं सोशियो कल्चरल प्रिंसिपल। ठीक है। सामाजिक या सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6, while working on jigsaw puzzle 5-year-old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this show. The kind of talk is referred to by Vygotsky as
जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को vygotsky किस तरह से संबोधित करते हैं? तो ये आपका vygotsky का जो ये है आपका, ये व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे प्राइवेट स्पीच। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो उसको जूते की एग्जांपल दिया गया है, वो जिस कलर के वहाँ पे जूते पहने उसी कलर का उसका टुकड़ा है, तो उसी कलर का वहाँ पर उसको पीस ढूंढना है जिससे कि वो जूते की कंप्लीट कर पाए। 7वां प्रश्न है आपका, गिव क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज वेन नीडेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चे को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका स्कैप फोल्डिंग या पांड या ढांचा। स्कैप फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा, ये क्या होता है? जब कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके अध्यापक हो सकते हैं, या आपके सोसाइटी में बराबर में भी कोई हो सकता है, जिसकी सहायता से आप कोई कार्य को संपन्न करते हैं या वो आपको सहारा देता है, इसी को बोलते हैं हम स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के द्वारा जो स्टेज का जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 3rd स्टेज है आपकी, जिसकी एज है आपकी 7 से 12 वर्ष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? विशेषित करता है संरक्षण को और कक्षा समावेशन को, कन्वर्जेशन एंड क्लास इंक्लूजन। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइजेटियन कंस्ट्रक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो यहाँ पर पियाजे ने बात की थी किसकी? स्कीमा की। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? एक पैटर्न होता है हमारे सोचने, समझने या मेंटल ऑपरेशन को करने के लिए। यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में कुछ मेंटल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, अवधारणाएं यहाँ पर विकसित होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा आपका छोटा होता है उसको बताया जाता है कुत्ते के बारे में। ठीक है, कुत्ते के बारे में वहाँ पे बताया जाता है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है। ठीक है, फिर उसी के बाद वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है। ठीक है, तो वो बिल्ली को बच्चा वहाँ पे कहने लगता है कि कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया। तो क्या होता है? बच्चे को वहाँ नहीं मालूम, मम्मी उसको बताती है, बेटा ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है, छोटी है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को वहाँ पर बताते हैं। तो पहले जो बच्चे को बताया गया था कि 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता कहते हैं, एक पूँछ होती है, और उसी टाइम वहाँ पर बिल्ली आ जाती है, उसके भी 4 पैर हैं, उसके भी पूँछ है। तो बच्चे के अंदर जो पहले स्कीमा डेवलप हो गया था, जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था, उसके भी यहाँ पर वो बता देता है बिल्ली को कुत्ता। तो वहाँ पर उसकी मम्मी, उसके पापा उसको क्लियर कराते हैं कि बिल्ली और कुत्ते में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका स्कीमा यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। 10वां प्रश्न है आपका, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर जो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। बच्चों के अंदर जो कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें उनकी क्लियर नहीं हुई, उनका आकलन करना। ये आपका 10वें में दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न है आपका 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो आप लोगों ने जब बुद्धि के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर बताया गया था कि जो इंटेलिजेंस होती है वो कई प्रकार की एबिलिटीज़ का एक ग्रुप होता है, कई प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं जिनके आधार पर बुद्धि कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वें में क्या? बुद्धि बहु या आयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पर अब आपका 12 नंबर क्वेश्चन है 12वें नंबर का। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित वहाँ पर किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है वहाँ पर? ठीक है, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ AN। तो यहाँ पर जो रूही का जो थिंकिंग है आपकी वो है क्रिएटिव थिंकिंग उसकी। ठीक है, सृजनात्मक विचारक, इसको हम बोल भी सकते हैं क्या? अपसारी
चिंतन आपका, ठीक है, या अपसारी विचारक, जिनको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जो अभिसारी है आपका, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी और अपसारी में क्या अंतर होता है? डाइवर्जेंट वाले में होता है एक प्रॉब्लम के कई समाधान होते हैं, कई दिशाओं में हम वहाँ पर सोचते हैं, कई दिशाओं में मेंटल ऑपरेशंस करते हैं। कन्वर्जेंट में क्या होता है? समस्या कई होती है, समाधान वहाँ पर एक होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड। तो यहाँ पर आपको एक टीचर क्या करेगा? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करेगा या विचार करना चाहिए, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीक़ों को वहाँ पर ढूंढेगा। अपनी टीचिंग को किस तरह इफ़ेक्टिव बनाया जाए, कैसे बच्चों को वहाँ पर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, वहाँ पर किस तरह से उनको वहाँ पर मौके दिए जाएँ। तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। और 14वां प्रश्न है आपका, इन एन इंक्लूजन क्लासरूम ए टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। एक समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, तो यहाँ पर क्या है आपका 14वें क्वेश्चन में आपका हो जाएगा थर्ड, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर। किसी भी जब क्लास में पढ़ाने जाएगा, समावेशी क्लास हो आपकी या नॉर्मल क्लास हो आपकी, तो वहाँ पर वो प्रिपेयर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। पठन वैफल्य, ठीक है, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ये जो बच्चे पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है उनमें? धारा प्रभाव, पढ़ने की अक्षमता, मतलब फ्लुएंसी में नहीं पढ़ पाते, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अधिकार आधारित क्या है? राइट टू एजुकेशन जो आपका एक्ट है, उसमें सभी बच्चों को एक समान वहाँ पर रखा गया है, सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट किया गया, सभी बच्चों को वहाँ पर शिक्षा की बात की गई है। वहाँ पर फंडामेंटल रूल बनाया गया है प्रत्येक बच्चे के लिए। तो जब सभी बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो उसमें वंचित वर्ग हो आपका, चाहे आपका डिसेबल बच्चे हों, वहाँ पर प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से होता है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 17वें में आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। यहाँ पर हम बच्चे को जो मीनिंग होते हैं, जो हम जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे होते हैं, जो हमको बच्चों को नॉलेज देनी होती है वहाँ पर, तो उसका जो मीनिंग होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम क्लियर कराने का वहाँ पर सोचते हैं। जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लर्निंग उसके लिए इजी हो जाएगी, और जो लर्निंग के आगे की स्टेज होंगे वो उसमें हेल्पफुल होंगी वहाँ पर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। अब 18वां प्रश्न है आपका, नेटिव थ्योरीज द चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर टीचर के लिए क्वेश्चन है, आपको टीचर को क्या करना है, ठीक है। जो बच्चों के अंदर उनकी इन्नेट पावर के बेस पर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, तो इसमें क्या करना है आपको 80 नंबर क्वेश्चन में, इट शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, बच्चे कुछ घर से पढ़ के आए हैं, वो आपसे कहते हैं कि हमने ये पढ़ाया, मम्मी पापा ने हमको ये पढ़ाया, या हमने कहीं ये पढ़ा है। जब बच्चा अपना क्वेश्चन रखेगा वहाँ पर, तो उसका आप काउंटर करेंगे वहाँ पर, उसको वहाँ पर प्रमाण के साथ में उसके तथ्य को गलत
वहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए वहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने होंगे, वहाँ पर आपको थ्योरीज बतानी होंगी। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड कौन सा होता है आपका, केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद कराना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना या वर्गीकरण करना। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। हम बच्चों को टीचर सेंटर्ड कौन सी अप्रोच होगी, यही होगी। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कौन सी होगी, जहाँ आप बच्चों को उनके जो एक्सप्रेशन है उनको करने की हम आज़ादी देते हैं, उनको छूट देते हैं, वो अपना वर्क खुद से कर पाएँ, अनुभवों को ग्रहण कर पाएँ, वो एक्सपीरियंस ले पाएँ वहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20वां प्रश्न है आपका 20 नंबर, इमोशन एंड कॉग्निशन आर ईच अदर, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन करेक्ट करना है, कौन सा चूज़ करना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सन्निहित या इंटरवोवेन विद। कैसे होता है, जब संवेग और संज्ञान की बात होती है, कभी कभी हमारे सामने अचानक से ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि हमारे अंदर जितना संज्ञान होता है, जिस चीज़ का ज्ञान होता है, वो उसका हम यूज़ नहीं कर पाते, संवेग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। दोनों का अगर हम प्रयोग कर ले जाते हैं तो हम अपने संवेग पर वहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हम ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते तो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एक दूसरे के इस सन्निहित हैं आपके। ठीक है, इंटरवोवेन विद, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही कथन आपको चूज़ करना है 21 का। तो यहाँ पर सही कथन आपका हो जाएगा, लर्निंग इज ए कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध करना। बच्चों के सामने हमको बार बार कंडीशन क्रिएट करनी है, सिचुएशन क्रिएट करनी है, बच्चे वहाँ पर बार बार रिपीट करेंगे जो हमको बच्चों को बताना होता है। जब वो बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उसके साथ में अनुक्रिया करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, तो उसके साथ सहज हो जाएंगे, उनके बिहेवियर में चेंजेस आपको नज़र आएंगे। तो ये आपका अधिगम के लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 22 में अब आपका क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के परिणाम क्या है। फॉर एग्जांपल, कोई क्वेश्चन आपने बच्चों के सामने किया है तो पहले आप उसको एग्जांपल दे देंगे, दूसरे वाले में वहाँ पर एग्जांपल नहीं देंगे, तो बच्चे वहाँ पर अपने थिंकिंग का यूज़ करेंगे, वहाँ पर समझेंगे किस तरह से होगा, तो क्या होंगे, बच्चों को वहाँ पर हम आगे अपने आप करने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका 23, रिपीटेडली आस्किंग children to engage in learning activities either to avoid punishment और to gain a reward। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। बच्चों में अधिगम की स्वाभाविक अभिरुचि जिज्ञासा कम होती है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, चौथा ऑप्शन। मतलब क्या है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार व दंड देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे को वहाँ पर, बच्चा अपने मन से वहाँ पर सीखने के लिए अंदर से मोटिवेट नहीं है। वो मोटिवेट क्यों हो रहा है, या तो आप उसको दंड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, या बार बार उसको आप लालच दे रहे हैं कि हम तुमको ये देंगे वो देंगे। तो बच्चा उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उस लर्निंग इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करता है, वो अपने सेल्फ मोटिवेशन से वहाँ पर नहीं करता है। तो बच्चे को जहाँ पर लगे कि मोटिवेट करना है,
प्राइज़ देना है, रिवार्ड देना है, वहाँ पर यूज़ करना है। बाकी हर कंडीशन में बच्चे के लिए हमको रिवार्ड पनिशमेंट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो 23 में आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कंटिन्यूएस एंड कंप्रिहेंसिव एवेलुएशन, कांस्टेंट कंपैरेटिव एवेलुएशन। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, जिसमें आपका दिया है सेकंड एंड थर्ड। कौन सा, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, बच्चों को देना है, और उनका कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेलुएशन भी करना है। सतत एवं समग्र या व्यापक मूल्यांकन करना है। जब सतत व्यापक मूल्यांकन का क्या है, बच्चे के प्रत्येक आस्पेक्ट का वहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, उसको मूल्यांकित करते रहते हैं। एक आपका व्यापक है, एक्टिविटीज़ को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, क्लासरूम के इन्वायरमेंट को भी हम यहाँ पर एसेस करते हैं। तो बच्चे की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज करते हैं या कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाई प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके। फॉर एग्जांपल बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, वो कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ वहाँ नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, बच्चों के सामने एक मीनिंगफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे उसकी क्लास में, उसको क्लास ग्रुप में हम वहाँ पर डिवाइड कर देंगे और उनको उस टॉपिक पर बोलने को कह देंगे। वो आपस में जब डिस्कस करेंगे, एक दूसरे की बातों को वहाँ पर समझेंगे, तो उनका कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर होगा और वो चीज़ों को समझेंगे और अपने आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाई प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक प्राइमरी टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर किस प्रकार से इस एबिलिटी को डेवलप कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहला है आपका प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, बच्चे को प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना। ये गलत है तीनों आपका। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। बच्चों को उस टॉपिक के बारे में सहज करना है हमको और फिर बच्चों को वहाँ पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के द्वारा उनको अपने विचारों को बाहर निकालने के लिए हम उनको प्रेरित करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट ए रैपिड पेस। कौन सी शारीरिक विकास, कौन से अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तीव्र गति से होता है। 27 का तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, आपका सिद्धांत है, ठीक है। विकास परिवर्त्य होता है, आपका सिद्धांत है, ठीक है। और आपका विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी है आपका, ठीक है। अब कौन सा नहीं है, लास्ट में आपका बचता है विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में से प्रभावित नहीं करते, तो ये आपका रॉन्ग है यहाँ पर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, ओके, ठीक है। डेवलपमेंट इज मॉडिफेबल, ओके। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट,
ए भी है आपका लास्ट वाला, डेवलपमेंट ऑफ इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है आपका 28 का फोर्थ हो जाएगा। 29 की अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं आपके, वेरिएशन होते हैं, प्रत्येक बच्चे क्लास में आपके एक सेम नहीं होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई भिन्नता पाई जाती है, उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं आपके, जो आपके जेनेटिक्स, जो आपके माता पिता के गुण हैं आपके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, तो आनुवंशिकता हो जाता है वहाँ पे। और पर्यावरण आपका इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे होते हैं के बीच की एक जटिल पारस्परिक क्रिया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्कूल एंड मीडिया, ठीक है, विद्यालय और मीडिया आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक एजेंसी कौन सी होगी सामाजिकरण की, वो आपका परिवार होगा, आपका आस पड़ोस होगा, क्योंकि बच्चा जो सामाजिकरण का पहला पार्ट अपने घर पे सीखता है, अपने पड़ोसियों से सीखता है, ठीक है। तो ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे 2019 की जुलाई वाले पेपर की। तो इस वीडियो में इतना है। कहीं पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो या कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।